हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म जीएमई और क्लास 10th। आज आप लोगों के लिए आपकी क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब सबसे पहले तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना। दूसरी चीज़, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक तुम्हारे साथ में होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस की है वो एग्जैक्ट सेम मैंने नहीं रखी है। ठीक है, वो मैंने थोड़ी सी घुमा के रखी है। एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज ये है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सबसे पहले तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ रही हूं तो तुरंत के तुरंत आपको ट्राई करना है उसको सॉल्व करने का एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन देखने का। ठीक है, सो दैट आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, टिल द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, अगर ये आपने ढंग से पढ़ लिए ना, तो इस चैप्टर का रिकैप भी होने वाला है आप लोगों का, और इस चैप्टर का हर एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो को हम लोग फ्लो में लेके कैसे जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर का एक बेसिक फ्लो चार्ट आप लोगों को देने वाली हूँ कि ये चैप्टर है किस बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे मेजर बच्चे गलतियाँ करते हैं, मेजर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो वाली चीज़ें भी मैं आपको बता के चलूंगी। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लेकिन अगर तुम लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और कहीं से भी आपको हमारा जो कंटेंट है वो हेल्पफुल लग रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा ही यूजफुल कंटेंट हम लोग आगे भी लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और शेयर करना दोस्तों के साथ में, ताकि जो आप लोग सीख रहे हो आपके फ्रेंड्स भी उसको सीख पाए। तुम लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा अपने दोस्तों को भी पढ़ा लो, है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चैप्टर है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए क्वेश्चंस है हमारे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे वन शॉट रिवीजन के ऊपर। किसके ऊपर? वन शॉट रिवीजन के ऊपर। इस चैप्टर का वन शॉट एक रिवीजन लेंगे, हर चीज़ किस तरीके से फ्लो में है उस फ्लो को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर है आपका, उसका जो नाम है उसी में आता है एसिड्स। अब मैम ये एसिड्स होते क्या हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें रिवीजन चाहिए, ऊपर ऊपर की लेयर हमें समझनी है, ताकि क्वेश्चंस को करते वक्त हम लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप रिकॉल हो जाए, है ना। तो देखो एसिड्स, अब से पहले आप लोगों ने जितनी भी डेफिनेशन से जितना भी एसिड्स के बारे में पढ़ा है वो बहुत लिमिटेड पढ़ा है, और बहुत कम ऐसी टर्म्स में पढ़ा है जो साइंटिफिक है। ठीक है, आप लोगों ने साइंटिफिक टर्म्स में एसिड के बारे में नहीं पढ़ा है। चलिए अब समझते हैं एसिड्स होते क्या हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो एसिड्स हैं वो क्षार होते हैं अपने टेस्ट में, सार होते हैं अपने टेस्ट में, विच इज खट्टे होते हैं, है ना। उसके बाद में ये अगर मैं इंडिकेटर को यूज करती हूँ एसिड्स को टेस्ट करने के लिए, अब व्हाट आर इंडिकेटर्स, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आते हैं वापस एसिड्स के ऊपर। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और कोरोसिव होते हैं अपने नेचर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक चीज किसकी? एसिड की। वो क्या है कि अगर एसिड को आप लोग वाटर के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, अगर एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये रिलीज करता है H+ आयंस को। किसको रिलीज करता है? H+ आयंस को। और यही है वो साइंटिफिक टर्म जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ठीक है, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के साथ रिएक्शंस करके या रिएक्शन करके आपको H+ आयंस की फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिलती है। तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो पानी के साथ में रिएक्ट करते वक्त H+ आयंस की फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एसिड्स। उसके बाद की जितनी भी कंडीशंस है, कौन कौन सी, कि ये सार होते हैं अपने टेस्ट में, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और कोरोसिव होते हैं अपने नेचर में। व्हाट इज कोरोसिव? कोरोसिव का मतलब इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये दूसरे सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं। आते हैं अपने बेसिस के ऊपर। अब ये बेसिस जो होते हैं, पहले इनकी हम लोग साइंटिफिक डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अगर बेसिस बेसिकली वो लिक्विड्स या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी के साथ में अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो OH- आयंस को रिलीज करते हैं। ये करते हैं OH- आयंस को रिलीज, ये करते हैं H+ आयंस को रिलीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में एसिड्स एंड बेसिस को समझने के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता ही है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। ये बेसिकली बहुत एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनेगा तो दूसरे क्वेश्चन के थ्रू ये वाला कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिड्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के साथ में रिएक्शन करके H+ आयंस को रिलीज करते हैं, और बेसिस आपके वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के साथ में रिएक्शन करके OH- आयंस को रिलीज करते हैं। ये बहुत
बहुत ज़्यादा बेसिक एक कंडीशन होती है किसकी, एसिड की और बेस की। समझ में आया। इसके बाद है आपके पास में कि जो आपके बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयंस को रिलीज करने के साथ साथ इनका एक बिटर टेस्ट होता है, इनका होता है सार टेस्ट, इनका होता है बिटर टेस्ट। दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ एक बार। सार टेस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल नींबू का टेस्ट, दैट इज सार, खट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। बिटर होता है कड़वा टेस्ट, करेला का टेस्ट, नीम के पत्तों का टेस्ट, वो कड़वा होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, सोपी फील होता है, जितनी भी आपकी सोप्स होती हैं, आपकी कॉलगेट होते हैं ना, टूथपेस्ट जितने भी होते हैं, ये आपके बेसिकली बेसिस होते हैं। ठीक है, सोपी नेचर में आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पे बेस प्रेजेंट होता है। इसके बाद में है ये रेड लिटमस पेपर को कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर में चेंज। अब मैम एसिड और बेसिस समझ में हमें आ गया, लेकिन दोनों के डेफिनेशन बताते हुए आपने हमें बताया कि जो आपके एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लेकिन ये लिटमस एक्चुअल में है क्या? ठीक है, अब आते हैं लिटमस पेपर के ऊपर। ये लिटमस है आपका एक इंडिकेटर। क्या है ये? दिस इज एन इंडिकेटर। अब मैम इंडिकेटर क्या होते हैं? देखो, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपको टेस्ट किए गए सब्सटेंस का नेचर बताते हैं। इसके ऊपर एक रील भी ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पर बहुत छोटू से फॉर्मेट में मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि इंडिकेटर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक है, उस रील को भी देख सकते हो और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, चलो, इंडिकेटर्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट किए गए सब्सटेंस का क्या बताते हैं? नेचर बताते हैं। ठीक है, इसके बाद नेचुरल, ये भी आपके दो तरीकों के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल, और दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक ये इसके मेजर होते हैं, लेकिन तीसरा भी हम लोगों को पढ़ने को मिलता है विच इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब देखो, जो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचर से हमने डिराइव किए हैं, जो कि नेचर से हमें मिले हैं, और इनको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं टू गेट टू नो अबाउट द सब्सटेंस वेदर इट इज एसिड और बेस। ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें नेचर से मिले हैं। किससे मिले हैं? नेचर से मिले हैं ये हमें। ठीक है, और ये हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंथेटिक के ऊपर। अब ये सिंथेटिक होते क्या है? देखो मेरी बात सुनो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें, जो मैन मेड है, जो कि बेसिकली ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिनको बनाया है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्या? फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, जो मैन मेड है, जो खुद हमने बनाए हैं, जो नेचर से हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल बेस्ड। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये आपको अपनी स्मेल के थ्रू इंडिकेट करते हैं कि जिस सब्सटेंस को आपने टेस्ट किया है क्या वो बेस है या वो एसिड है। तीन आप बेसिकली इसमें पढ़ते हो, एक होता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। ठीक है, क्लोव बेसिकली हिंदी में हम लोग क्लोव को लौंग बोलते हैं। ठीक है, क्लोव ऑयल हो गया, एक हो गया आपका वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, और एक हो गया आपका अनियन। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं ऑनियन, ऑनियन नहीं होता, अनियन होता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया है आपका इंडिकेटर्स के बारे में। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया एसिड्स, बेसिस एंड इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिनोप्थिलीन कौन सा कलर चेंज करता है, कब कलरलेस रहता है, कब पिंक कलर में चेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज कब रेड कब येलो कलर देता है। लिटमस पेपर कब येलो कब रेड कब ब्लू कलर देता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंडिकेटर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसके बाद में है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी हम लोगों ने पढ़ा एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स के बारे में। अब यही जो एसिड्स हैं जब ये रिएक्ट करते हैं किसके, ये हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखो, सबसे पहला जो आपके एसिड्स होते हैं अगर वो किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या है, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। यानी कि एक सॉल्ट जो है वो बनेगा और इसके बाद में क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन गैस, वो इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सेकेंड, अगर एसिड या फिर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस केस में आपको मिलेगा CO2 एंड देन वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। थर्ड है आपका एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं क्या? सॉल्ट एंड वाटर। अब इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते क्यों है? क्योंकि जो एसिड है और जो बेस है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। दे वर्क लाइक आइस एंड फायर।
वाटर और फायर भी आप लोग बोल सकते हो, मतलब आग और पानी की तरह ये काम करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड और बेस साथ में मिलेंगे तो कोई नहीं बचेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों को दोनों ये, ठीक है। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और पानी, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया? ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। दो प्रॉपर्टीज और है, विच इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मैम मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन तो आप करवा रहे हो एसिड्स के साथ में, ठीक है, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो आप करवा रहे हो बेसिस के साथ में। ये क्या फंडा है ना, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो आप लोगों ने नोटिस की होगी। अब देखो होता क्या है कि जितने भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं, क्या रहते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, बेसिक इन नेचर। इनका जो नेचर होता है ये बेस दिखाता है, बेसिकली बेस होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ये आपके होते हैं एसिडिक अपने नेचर में। समझ में आया? तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एसिड की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड में करवा रहे हो और ये होता है आपका बेस इन नेचर, तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूं, मैं एसिड की रिएक्शन करा रही हूं बेस के साथ में। एक सेकेंड, इसको दूसरे कलर से हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो जब हम लोग कभी भी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ में, तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसा है, वो है बेस, तो बेसिकली बेस की रिएक्शन मैं करवा रही हूं एसिड के साथ में। और अभी मैंने पीछे बताया कि बेस और एसिड, एसिड या फिर बेस की अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मिलता है एक सॉल्ट और साथ में मिलता है पानी, विच इज H2O। अब ये क्या बताया मैंने मैम, ये आपने बताया कि ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बेस है नेचर में, है ना, और जो आपके एसिड है वो एसिड ही है, तो बेस और एसिड मिलकर क्या कर रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं और वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर। तो अगेन अगर मैंने लिया ही बेस है और मैंने एसिड के साथ में उसको मिला दिया तो मेरी वापस से क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और पानी फॉर्म होगा। अब अगर सॉल्ट और वाटर फिर से फॉर्म हुआ है तो यानी कि ये भी क्या है, एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। पॉइंट टू बी नोटेड है क्या, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक, और जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक, ठीक है। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मैंने आपको पहले बता दिया, एसिड और बेस जब साथ में मिल रहे हैं तो सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं और वाटर, और ये कैसी रिएक्शन होती है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, पहले चैप्टर में जाओ फटाफट से उसको देखो, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती कौन सी है। फिर भी शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो एक्सोथर्मिक होती है, एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और थर्मिक यानी थर्मल का मतलब होता है हीट या फिर एनर्जी। तो जब कभी भी आपको एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखती है तो ऐसी रिएक्शंस में हम लोग उनको नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जो कि हीट को बाहर निकालती हैं, हीट को रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस के साथ में जो मिलके बेसिकली रिएक्शन फॉर्म हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में पीएच स्केल। अब मैम आपने हमें बता दिया है कि एसिड और बेस ये होते क्या है, ठीक है, लेकिन आपने हमें इसके अलावा ये भी बता दिया है कि अगर कोई सब्सटेंस को मुझे टेस्ट करना है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं इंडिकेटर्स का यूज करूंगी कि ये एसिड है ये बेसिस है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा बेसिक है और कितना ज्यादा एसिडिक है ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम पता लगाते हैं पीएच स्केल की हेल्प से। अब ये पीएच स्केल होती क्या है, पीएच स्केल बेसिकली एक नंबरिंग स्केल होती है जिसमें आपके 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, समझ में आया। और यहाँ पर जो आपका 7 नंबर होता है वो होता है न्यूट्रल, यानी कि जो भी आपका 7 नंबर पे सब्सटेंस होगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, वो एक न्यूट्रल होगा, ठीक है, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। अब अगर मैं 7 से कम सब्सटेंसेस की बात करती हूँ तो वो मेरे होते हैं एसिडिक इन नेचर, और अगर मैं 7 की वैल्यू से ज़्यादा
सब्सटेंसेस की बात करती हूँ, तो वो होते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। समझ में आया? तो ये होती है बेसिकली पीएच स्केल। 0 से लेकर 14 तक इसमें नंबर लाए करते हैं। 7 इज द न्यूट्रल नंबर। 7 से लेकर 0 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और 7 से लेकर 14 तक के जितने भी नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी आई होप। अब जितना ज्यादा 7 से वैल्यू कम होगी और 0 के पास होगी, उतना ही ज्यादा सब्सटेंस आपका एसिडिक होगा। समझ में आई? और इसके अलावा जितना वैल्यू 7 से लेकर 14 के पास में होगी, उतना ही ज्यादा आपका सब्सटेंस बेसिक होगा नेचर में। ये बात क्लियर हुई? अब ये हो गया आपका पीएच स्केल। इसके बाद में है आपका इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की। ठीक है, तो हमारे माउथ में पीएच होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वैल्यू होती है, सॉइल की पीएच वैल्यू होती है, रेन वाटर की पीएच वैल्यू होती है, जो आपके मरीन वाटर जिसमें कि मरीन लाइफ बेसिकली एग्जिस्ट करती है, वहां पर भी पीएच वैल्यू एक होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में है इंपॉर्टेंट सॉल्ट। सॉल्ट बेसिकली क्या होता है? एसिड और बेसिस के रिएक्शन से जो सब्सटेंस मुझे मिलता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट्स। अब कुछ कुछ आपको सॉल्ट्स के नाम याद रखने हैं, उनके यूजेस याद रखने हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला याद रखने हैं, और उनके अंदर प्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी याद रखने हैं। अब ये होते क्या क्या है क्वेश्चंस के फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वन शॉट में सब कुछ क्लियर कर लिया। ये बात मैं फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई भी डिटेल्ड मैंने रिवीजन नहीं कराया है, ये जस्ट एक छोटू सा रिवीजन मैंने करवाया है चैप्टर का। अगर डिटेल में इस चैप्टर को समझना है तो आप लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पूरा डिटेल हमारे पास में वन शॉट जो है मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, फटाफट से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके इसके बाद आते हैं सॉल्ट के ऊपर। सबसे पहला है बेकिंग सोडा सॉल्ट। ठीक है, क्या क्या पढ़ना होता है आपको सॉल्ट में? उनके केमिकल नेम, उनके ओरिजिनल नेम, जैसे बेकिंग सोडा का केमिकल नेम भी होता है वो पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद वॉशिंग सोडा है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, तो तीसरा आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ना है। और इसके बाद इनके यूजेस भी पढ़ने हैं कि इनके यूजेस बेसिकली होते क्या क्या है, ये आपको सॉल्ट्स में पढ़ना है। दिस इज हाउ द मेजर रिविजन ऑफ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, यहां से हम लोगों ने जो मेजर रिवीजन है वो खत्म कर लिया है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट अब आप लोगों के पास आता है हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब ठीक है, अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। फटाफट से एनसीईआरटी खोलो जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं खोली है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है। ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसने रेड लिटमस पेपर को, यहाँ पर है आपका रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को कर दिया है ब्लू में चेंज। ठीक है, और ये मैम आपने हमें बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी होती है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करने की, ये होती है एक बेस की प्रॉपर्टी। किसकी होती है? एक बेस की प्रॉपर्टी होती है। तो एक सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहा है, और आपको बतानी है उसकी पीएच वैल्यू, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर अगर चेंज, बेसिकली रेड लिटमस पेपर से अगर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज लाइकली टू बी अ बेस। ये क्या है? एक बेस है। ठीक है, और आपको बताना है बेस की पीएच वैल्यू। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, पहले तो आपको इंडिकेटर का सवाल आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि इंडिकेटर के अंदर भी जो लिटमस पेपर है, अगर उसका कलर इस तरीके से चेंज हो रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? बेस फॉर्म कर रहा है। उसके बाद पूछा है कि उसकी भी पीएच वैल्यू बताओ। तो तीन तीन कॉन्सेप्ट एक साथ पहले ही क्वेश्चन के अंदर लग गए। ठीक है, चलो अब आते हैं पीएच वैल्यू पर। मुझे पता है मैम, आपने मुझे बताया कि जो बेस की पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है। ठीक है, मोर देन 7 हमारी किसकी होती है? बेस की पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन है 1। मैम आपने हमें बताया कि अगर 7 से कम वैल्यू है तो वो होती है एसिडिक वैल्यू, तो 1 तो ऑप्शन में सीधा सीधा सबसे पहले गायब हो जाता है। इसके बाद 4, मैम ये भी कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का ही होगा, है ना, क्योंकि 7 से कम है ऑफ कोर्स, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 5 पर, अगेन 7 से कम, ये भी एसिडिक नेचर को शो करेगा। आते हैं ऑप्शन नंबर डी विच इज द लास्ट ऑप्शन। 7 से ज्यादा वैल्यू है इसकी, तो ऑफ कोर्स ये कैसा है? आपका बेस है, और अगर ये आपका बेस है तो यही है आपका आंसर। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जिसकी वैल्यू है 10। क्यों? क्योंकि रेड लिटमस पेपर जो है अगर वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि एक बेसिक सब्सटेंस की बात हो रही है, और जो बेसिक सब्सटेंस है उसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करती है? 7 से 14 तक लाई करती है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगेन बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही साथ क्वेश्चन के अंदर लग गए, थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग थी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? एक सोल्यूशन है जो रिएक्ट करता है क्रस्ट एग शेल।
के साथ में। अब ये जो क्रस्ट एगशेल आपकी होती हैं, ये एक सब्सटेंस से बनी हुई होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CaCO3। क्या होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोगों ने क्रस्ट कर दिया, और जो पानी है बेसिकली आपका वो कैसा, जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया है? लाइम वाटर हो गया है। तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, ये जो सोल्यूशन है ये कंटेन क्या करता है, समझ में आई? अब देखो CaCO3 ये क्या है? दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल सी बात है, जो एगशेल्स हैं वो है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट। अगर एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट के साथ में तो वो आपकी CO2 गैस को निकालते हैं। बेसिकली ये मैंने क्या बोलना चाहा, यहाँ पर आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एसिड की वो काम में आ रही है। कैसे आ रही हैं? आपको पता है CaCO3 ये क्या है? ये आपका सब्सटेंस है जो कि किसी पर्टिकुलरली एक एसिड के साथ में, दिस इज योर मेटल कार्बोनेट, दिस इज योर मेटल कार्बोनेट, ये है आपका मेटल कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एसिड के साथ में, एसिड के साथ में वो रिएक्ट कर रहा है, और उससे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो लाइम वाटर, वो मिल्की हो जा रहा है। और आपको पता है कि अगर मिल्की हो रहा है इसका मतलब वहां पे CO2 की प्रेजेंस है। ये आपकी गैसेस की जो प्रेजेंस है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिल्की कर देती है, जो हाइड्रोजन है वो क्या करती है? वो बर्न करती है पॉप साउंड के साथ में। ठीक है, तो ये गैसेस की कुछ ना कुछ एक अपनी आइडेंटिटीज होती हैं। बेसिकली ये क्या करती है? ये हम लोगों को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको पता है अगर लाइम वाटर आपका मिल्की हो रहा है इसका मतलब CO2 की प्रेजेंस है मैम। ठीक है, और अगर CO2 की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है, CO2 में बाहर निकलने को दिख रहा है, इसका मतलब मेटल कार्बोनेट की हमारी जो रिएक्शन है वो हो रही है एसिड के साथ में। तो हमें क्या मिलेगा? मैंने बताया था हमें मिलेगा सॉल्ट, सॉल्ट के साथ में मिलेगा हमें CO2 और मिलेगा पानी विच इज H2O। तो CO2 हमें इस केस में मिल गया। इसी वजह से क्या हुआ है? इसी वजह से जो सोल्यूशन है वो मिल्की हुआ है। अब पहला ऑप्शन है NaCl, मैम NaCl तो बेस है, हटा दो, हटा दिया। सेकंड मैम HCl, मैम ये तो एसिड है, हो सकता है आंसर। उसके बाद है LiCl, LiCl क्या है? अगेन बेस है। KCl क्या है? अगेन बेस है। क्या है एसिडिक इसमें? सिर्फ और सिर्फ HCl। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज HCl, हाइड्रोक्लोराइक एसिड। जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, यानी CaCO3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो वो एक सॉल्ट बना रहा है, CO2 साथ में निकल रही है, जिसकी वजह से जो आपका सोल्यूशन है वो मिल्की हो रहा है और पानी बाहर निकल रहा है। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं खत्म। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में है कि 10 ml NaOH लिया। NaOH क्या है? बेस है। हमने 10 ml NaOH को लिया और उसको हमने न्यूट्रलाइज करा दिया। न्यूट्रलाइज कैसे करा दिया? HCl के साथ में हम लोगों ने इसको न्यूट्रलाइज करा दिया, यानी कि 10 ml NaOH में मैंने HCl को मिला दिया और वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, चलो अब मुझे बताना है कि जो HCl है वो मुझे कितना लेना है। अगर NaOH जो है वो 20 ml हो गया है। अगर मैं बहुत सिंपल सा बेसिक के कॉन्सेप्ट लगाती हूँ, NaOH, ये एन ज़्यादा टेढ़ा बन गया, चलो NaOH ये क्या है? ये पहले 10 ml था, बाद में इसको कर दिया है 20 ml। ठीक है, जो आपका HCl है ये कैसा है? पहले है 8 ml और बाद में क्या होगा ये आपसे पूछा है। अगर मैं एक चीज नोटिस करूं तो 10 से 20 जा रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है इधर, है ना। और 8 से अगर मेरे को यहां जाना है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए तो मैं भी 8 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगी, है ना। तो क्या आ जाएगा? 16 ml। समझ में आई ये चीज़? बड़ी आसान सी है। मैंने बेसिकली एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया कि अगर 10 ml मैंने NaOH लिया है और 8 ml HCl लिया है, इन दोनों को मैंने न्यूट्रलाइज बेसिकली कराने की कोशिश की और वो न्यूट्रलाइज हो गया। 10 ml NaOH और 8 ml HCl न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब NaOH की जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा दिया मल्टीप्लाई बाय 2 करके, भाई 10 ml से उसको 20 ml कर दिया। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या है कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया है। तो सेम में क्या करूंगी, HCl की भी मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। तो अगर मेरा पहले 8 ml था तो अब क्या है 16 ml हो गया है। वो समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 ml। मैंने बता दिया क्योंकि हम लोगों ने इसको डबल कर दिया है, बेस को जैसे डबल ऑलरेडी उन्होंने किया था, मैंने ऐसे ही एसिडिक की जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दिया है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मेडिसिन ट्रीट्स इनडाइजेशन। अभी इनडाइजेशन की बेसिकली जो सिचुएशन है ये आती कब है? इनडाइजेशन आपकी एक वो स्थिति होती है जहां पर आपकी बॉडी जो है वो खाने को ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एसिडिक कंटेंट इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में जो एसिडिक नेचर है, जो एसिडिक सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको इनडाइजेशन हो गया है, तो अब कौन सी मेडिसिन को आप बेसिकली यूज़ करने वाले हैं?
ठीक है, पहले का आंसर मैंने बता दिया है 16 ml, डी ऑप्शन है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। सेकंड पर आते हैं, कौन सी वो दवाई है, सबसे पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है। एनाल्जेसिक ये भी नहीं है, एंटासिड ये हो सकता है, एंटीसेप्टिक ये भी नहीं है, ठीक है। क्या आंसर है, एंटासिड। एंटासिड होता क्या है, एंटासिड इज अ बेस। अगर आपकी बॉडी में इनडाइजेशन होने की वजह से एसिडिक कंटेंट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे, आप बेस को लेंगे। किसको लेंगे, एक बेस को। और एंटासिड क्या होता है, एक बेस होता है। एंटासिड बेसिकली एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑल्सो एक एंटासिड होता है, जिसको हम लोग इनडाइजेशन में यूज़ करते हैं। आपकी एनसीईआरटी के इस चैप्टर में पहले ही पेज पे आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो एंटासिड को हम लोग यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक माइल्ड बेस होता है जो कि एक्सेस स्टमक एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आई ये चीज़। एंटीसेप्टिक जो होती है, ये होती है बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, बैक्टीरियाज को मारने के लिए। समझ में आया। अच्छा, ये हो गया आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ये रिएक्शंस दे रखी हैं, पहले तो आपको इनको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है और फिर बैलेंस करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ये आपका पिछले चैप्टर का हो गया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, ठीक है। करते हैं फटाफट से, लेकिन यहाँ पे पहचानो सबसे पहले तो, क्योंकि आपको समझनी है चीजें, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ये हो गया आपका एसिड। क्या है ये, एसिड। उसके बाद में ये रिएक्ट कर रहा है जिंक के ग्रैन्यूल्स के साथ में, विच इज अ व्हाट, मेटल। तो अगर ये आपका एसिड है और मेटल के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो मैम आपने मैं बताया था कि एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा सबसे पहली चीज, और साथ में आपने बताया था कि इस केस में H2 जो गैस है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अगर H2SO4 और Zn ने रिएक्ट कर लिया है साथ में, तो एक सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट हो जाएगा ZnSO4। साथ में क्या बचा, H2, H2 बाहर निकल जाएगा। सिंपल तो है ना। ये आपका हो गया सॉल्ट, ये हो गया हमारा सॉल्ट, और ये हो गई हमारी H2 गैस जो कि बाहर निकल रही है। ये कौन सा वाला केस हुआ, ये केस हुआ एसिड और मेटल जब साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यही यहाँ पर आपकी रिएक्शन दे रखी है, Zn प्लस H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2। सेकेंड है आपकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच मीन्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन एसिड ले लिया और ले लिया मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन विच इज Mg। अगेन मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, दोबारा से एक सॉल्ट फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, MgCl2, और साथ में जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। समझ में आया। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मैंने 2 लगा दिए। अब यहाँ पे Cl भी 2 हो गया है, यहाँ पे ऑलरेडी Cl 2 है, मैग्नीशियम ऑलरेडी 1 ही है, तो ये बैलेंस हो गया सिर्फ एक 2 लगाने से, ठीक है। तो ये हो गई मेरी दोनों के दोनों रिएक्शंस, जहाँ पे क्या था, एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके C और D ऑप्शन पे, विच इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अब आपने एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में रिएक्ट करा दिया है। मैंने एल्यूमिनियम लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, क्या हुआ, Al2SO4। अगेन क्या फॉर्म हो गया, ये एक सॉल्ट फॉर्म हो गया है, और क्या है, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल गई है। कौन सी रिएक्शन है ये, यहाँ पर एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ में, एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ में, और फॉर्म क्या कर रहा है, अगेन एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, और पानी जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइक एसिड क्या होता है, HCl, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, Fe विच इज अ मेटल। अगेन वही है, FeCl2 सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, H2 गैस फॉर्म हो जाएगी, और ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है एसिड और मेटल की। तो समझ में आई ये चीज। नेक्स्ट है आपके पास में आयनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई आर अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज नॉट एसिड्स डिस्पाइट हैविंग हाइड्रोजन। आपकी एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया गया है कि कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ऐसे वाले कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज, इन दोनों के पास में हाइड्रोजन तो है, लेकिन स्टिल इन लोगों को हम लोग एसिड नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज एकदम अलग है, लेकिन मतलब सेम है, चीज सेम पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपको पता है जो ग्लूकोज होती है हमारी, उसके अंदर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जो ग्लूकोज है विच इज C6H12O6, मैम यहाँ पे भी हाइड्रोजन की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है। तो हाइड्रोजन तो दोनों में है ना, लेकिन जो आपके लेकिन फिर भी हम लोग इनको एसिड्स नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों,
ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चैप्टर जब शुरू हुआ था तब मैंने आपको बताया कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के साथ में रिएक्शन करके आपको H+ आयंस की फॉर्मेशन दिखाते हैं। लेकिन वही केस अगर मैं अल्कोहल और ग्लूकोज पर लगाती हूँ, दोनों के पास में हाइड्रोजन है, लेकिन जब मैंने अल्कोहल को ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करा दिया है, सॉरी अल्कोहल को जब मैंने पानी के साथ में रिएक्ट करा दिया है तो कुछ और ही बन जाता है, सबको पता है वो चीज़ तो, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को H+ आयंस की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिली है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और ही फॉर्म हो गया है जो सबको पता है ना। तो एसिड तो फॉर्म नहीं हुआ है, वो सॉल्यूबल है दोनों आपस में, ठीक है। तो जो कंडीशन है एसिड कहलाने की, दैट इज H+ आयंस की फॉर्मेशन, जो कि नहीं हो रही है। इसीलिए जो आपके अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या है, ये H+ आयंस, इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस तो है लेकिन ये एसिड नहीं है। ऐसे ही आता है ग्लूकोज पे। ग्लूकोज पे क्या है, ग्लूकोज के अंदर भी, ग्लूकोज पर भी आपको दिखते हैं H हाइड्रोजन आयंस। बेसिकली ग्लूकोज के पास में हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर मैंने इसकी पानी के साथ में रिएक्शन करा दी है बाय एनी केस, तो क्या होगा, रिएक्शन कराने के बाद में जो हमारा ग्लूकोज है वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद में H+ आयंस का फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो, दे डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयंस, वो H+ आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब पानी के साथ में इनकी रिएक्शन होती है। इसीलिए जो एसिड्स हैं उनको आयनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं। एंड एल्कोहल और दूसरी क्या होती है, ग्लूकोज, ये पानी के साथ में रिएक्शन करके H+ आयंस को नहीं फॉर्म करती है, विच इज द बेसिक कंडीशन टू बी कॉल्ड एज एन एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, जो आपका रेन वाटर है वो कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसा क्यों होता है। देखो, यही सेम क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में है। देखो, जो आपके एसिड्स जो आपके बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कब कंडक्ट हो सकती है, जब आपके पास आयंस की प्रेजेंस होती है। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एकदम प्योर वाटर है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, तो जिसकी वजह से कोई भी इम्प्योरिटी ना होने की वजह से कोई भी आयंस जो है उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। और अगर आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली है क्या, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इम्प्योरिटी नहीं है तो आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में रेन वाटर। रेन वाटर के अंदर आयंस की प्रेजेंस होती है, इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन रेन वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से आयंस होते हैं और वो कंडक्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आई डोंट थिंक मैं समझा पाऊंगी, ठीक है। इसके बाद डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर, इसके अंदर आयंस नहीं होते। रेन वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं जो कि आयन को फॉर्म कर लेती है, इम्प्योरिटीज भी होती है जो कि आयंस के साथ में फॉर्मेशन कर लेती हैं, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो जाती है रेन वाटर के थ्रू, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है व्हाई डू एसिड्स शोज एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो आपके एसिड्स होते हैं, व्हाई डू एसिड्स, जो आपके एसिड होते हैं वो शो करते हैं अपना एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। देखो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एसिड होने के लिए आपको H+ आयंस की फॉर्मेशन देखना जरूरी है। अगर H+ आयंस नहीं होंगे तो एसिडिक सब्सटेंस आप बेसिकली नहीं देख सकते हैं। तो एसिड होना जो कंपल्जन है वो सिर्फ और सिर्फ H+ आयंस की फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका पानी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो बेसिकली आपको यहाँ पर H+ आयंस की फॉर्मेशन देखनी है। समझ में आया? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आपको 5 सॉल्यूशंस दे रखे हैं A, B, C एंड D। इनको टेस्ट किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ में और आपको pH वैल्यू मिली 4, 11, 4, 10, 4, 1, 11, 7 एंड 9। समझ में आया? देखो, 4 जो है ये एसिडिक है, दिख रही है, 1 भी एसिडिक है, 11 बेसिक है, 7 न्यूट्रल है और 9 क्या है, बेसिक है। ये कैसे बताया? मैं आपने बताया कि 0 से लेके 14 तक के कुछ नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? 0 से लेके 14 तक के नंबर्स होते हैं। अब 7 जो है दैट इज न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। यही चीज़ आपको बोली गई है। अब आपको पूछा है कि कौन सा सोल्यूशन है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन न्यूट्रल है, विच मीन्स डी सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ठीक है। हाँ जी, डी सोल्यूशन इज न्यूट्रल। स्ट्रॉन्गली अल्कालीन मतलब कि स्ट्रॉन्गली बेस कौन सा हो जाएगा, 11, विच इज सी।
ठीक है। स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा आपका 1 विच इज बी। वीकली एसिडिक विच इज 4 ए। और उसके बाद में है वीकली अल्कालीन, कौन सा हो जाएगा 7। समझ में आ गया? सबकी बता दिए मैंने आपको वैल्यूज, आपको बताना है, उनको अरेंज करना है इनके पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी पीएच वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है आपको, यानी सबसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, चलो आते हैं इसी के ऊपर। सोल्यूशन बी की जो पीएच वैल्यू है वो 1 है, इसीलिए ये हो जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, 4 जो है ये स्ट्रांगली नहीं वीकली एसिडिक है। 7 इज न्यूट्रल, ये क्या है वीकली अल्कलीन हो गया और ये स्ट्रांगली अल्कलीन हो गया। और यही बता रखा है आपको लोअर पीएच वैल्यू से हायर पीएच वैल्यू तक की क्या दे रखी है आपको, अरेंजमेंट दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 9th क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खेल सारा का सारा मैटर करता है पीएच वैल्यू के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच इज अगर Mg और HCl को मैं लेती हूँ और साथ में लेती हूँ Mg प्लस एसिडिक एसिड को, तो वेयर इज फिजिंग फास्टर। फिजिंग का मतलब होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिल रही है, यही आपका 10th वाला क्वेश्चन बोल रहा है, जस्ट लैंग्वेज मैंने घुमा दी है थोड़ी सी। ठीक है, तो चलो आपको पता है अब बेसिकली ये जो HCl है और जो आपका एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड देखो हैं दोनों के दोनों एसिड ही, लेकिन ये आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका थोड़ा सा माइल्ड एसिड है। अब आपको पता है अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा जल्दी आयोनाइजेशन होगा, ज़्यादा जल्दी आपकी H+ आयंस की फॉर्मेशन होगी। एसिडिक एसिड आपका वीक एसिड है, तो डिस्पाइट वो मेटल के साथ में रिएक्शन तो कर रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू HCl वो क्या करेगा, धीरे करेगा। इसीलिए किस में ज़्यादा फास्ट होगी आपकी रिएक्शन फास्ट होगी HCl के अंदर। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और कंप्लीटली वो आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा H2 गैस के आयंस को वो बाहर निकाल देगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच इज हाउ डज पीएच चेंज। पीएच कैसे चेंज होता है मिल्क का, जब वो दही में यानी कर्ड में चेंज हो जाता है। अब जो कर्ड है देखो, जो आपका मिल्क है, ठीक है, दिस इज योर मिल्क। अब मिल्क अगर कर्ड में जा रहा है तो उसकी जो पीएच अरे देखो, जो आपका मिल्क है जब वो कर्ड में चेंज हो रहा है तो उसकी हम लोगों को पीएच वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है। कैसी, सॉरी घटती हुई दिख रही है, घटती हुई दिख रही है। क्यों घटती हुई दिख रही है? क्योंकि अगर पीएच वैल्यू घट रही है तभी तो एसिडिक नेचर शो हो रहा है आपको। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने मिल्क के ऊपर। जो मिल्क है बेसिकली वो चेंज हो रहा है कर्ड में, तो यानी कि आपकी एसिडिक वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एसिड बेसिकली कर्ड में चेंज होने के लिए लैक्टोज बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है विच इज लैक्टिक एसिड, जिसके जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से दही बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका मिल्क टर्न होता है कर्ड में, जब आपका मिल्क कर्ड बनता है तो वहां पर जो पीएच वैल्यू होती है आपकी वो घटती है, क्योंकि वो जो आपका मिल्क है वो एसिडिक बनता है। ठीक है, तो यही आपको बोला जा रहा है कि जो पीएच वैल्यू है वो घटती है, ज़्यादा एसिडिक बन जाती है, क्योंकि जो लैक्टोस है वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। जो लैक्टोस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में ड्यूरिंग कर्डलिंग यानी दही बनने के दौरान। ठीक है, तो ये हो गया है आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ऐड बेकिंग सोडा टू मिल्क। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम लोग मिल्क में क्यों ऐड कर रहे हैं? बेकिंग सोडा भाई क्या है? बेकिंग सोडा इज अ बेस। ठीक है, अभी मैंने पहले आपको बताया कि जो कर्ड होती है, जब आपका मिल्क कर्ड में चेंज होता है, जब आपका मिल्क सार नेचर अपना करने लगता है, खट्टा अपना नेचर करने लगता है, तो वो एसिडिक होने लगता है। ठीक है, अगर ऐसे केस में मैं मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा को मिलाऊंगी तो जो मेरा दूध है वो न्यूट्रलाइज ज़्यादा देर तक रहेगा, ज़्यादा जल्दी वो एसिडिक नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए हम लोग मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा को ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि वो बहुत जल्दी आपका दूध जो है वो एसिड में चेंज ना हो जाए, उसका नेचर एसिडिक जल्दी से चेंज ना हो जाए। तो इसीलिए बेसिकली आप मिल्क को ज़्यादा देर तक प्योर रखने के लिए क्या करते हैं, मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाई स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आपके पीओपी ने, प्लास्टर ऑफ पेरिस ने रिएक्ट कर लिया मॉइस्चर के साथ में, तो वो जिप्सम फॉर्म कर लेता है विच इज़ अ हार्ड मास, और वो यूजलेस हो जाता है अपने काम के लिए, वो काम का फिर नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो बेसिकली क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा सब्सटेंस को फॉर्म कर लेता है जो हमारे लिए यूजफुल
नहीं होता है। ठीक है, ऊपर वाले का भी हम लोग एक बार सोल्यूशन ये देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। बेकिंग सोडा जो है वो एक अल्कलीन होता है, जिसकी वजह से जो दूध है वो सार जल्दी खट्टा जल्दी होने से बेसिकली प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में इट टेक्स लॉन्गर टू सेट कर्ड, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है उस दूध की दही बनने में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो एसिड है वो पहले आपको उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बेस है, तभी एसिड फॉर्म हो पाएगा, तभी आपकी दही बन पाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 13th क्वेश्चन तक डन हो गया है। 2 क्वेश्चंस आपके बचते हैं। सबसे पहला, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन विद एग्जांपल्स। सबसे पहली चीज, आपका एसिड और बेस जब साथ में मिल रहा है तो फॉर्म कर रहा है एक सॉल्ट, साथ में क्या मिलता है? पानी, H2O। तो एसिड और बेस की साथ में रिएक्शन जब हो रही है, एसिड और बेस की साथ में जब रिएक्शन हो रही है तो ये होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर आपको एक सॉल्ट देखने को मिलता है। अब उसने बोला है विद एग्जाम्पल आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ए क्या है आपका? ए आपका हो जाएगा क्या, हम लोग एसिड रख लेते हैं HCl और बेस रख लेते हैं NaCl, नहीं NaOH, NaCl तो सॉल्ट हो जाएगा ना, हाँ NaOH। ये आपका है एसिड, ये आपका है बेस। ठीक है, इसके बाद में क्या फॉर्म होगा? एक सॉल्ट फॉर्म होगा NaCl, साथ में आपका पानी जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गई है आपकी? ये हो गई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट कर लेते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, समझ में आया? इसके बाद है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, इन दोनों के यूजेस बताना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में सबसे पहले दिस इज द वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्लीनिंग के लिए काम आता है, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए काम आता है। बेकिंग सोडा बेकिंग में काम आता है, किसी भी सब्सटेंस को फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है, उसको मुलायम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा उसमें डाल देते हैं। किचन में बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस होती है, जब मम्मी आपके क्रिस्पी पकौड़ास बना रही होती हैं तब भी इसी को यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा उसमें डाल देती हैं, तो जो कचौरियाँ हैं वो आपकी नहीं, जो आपकी पकौड़े टाइप होते हैं वो फूल के बाहर आते हैं। ठीक है, आते हैं एंटासिड पर। एंटासिड भी बेकिंग सोडा आपका काम करता है। क्यों? क्योंकि वो एक बेस होता है, और अगर आपके स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेंट बढ़ गया है, एसिडिक बहुत ज़्यादा नेचर हो गया है आपके स्टमक के एसिड का, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया है, तो आपको एसिडिटी हो जाती है इस कंडीशन में, और उसको प्रिवेंट करने के लिए, इंडाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एज एन एंटासिड भी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो ये आपके हो गए हैं 15 के 15 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद फटाफट से बोलते हैं आप लोगों को थैंक यू, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एक फ्लो चार्ट आप लोगों को इस चैप्टर का मिल गया होगा। इसके अलावा सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के 1 शॉट क्वेश्चन सीरीज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, फ्रॉम लोकल रूट्स टू ग्लोबल हाइट्स टुगेदर वी राइज। हाँ, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।